हेलो साथियों। तो हम आज करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये साइंस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट है और ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल चलाया जा रहा है। और इसी के साथ ये रेलवे के अन्य जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। और इसमें हम साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि रेलवे में साइंस का जो है रोल सबसे ज़्यादा है, जिससे कि साइंस से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। और साइंस पढ़ना रेलवे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम जो है साइंस के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है ये 2 है और इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं PYQ बेस्ड और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो लिए गए हैं। तो चलिए, जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है इसमें साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें प्रत्येक जो सेट में है वो 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिससे कि आपको एक पेपर के जो है क्वेश्चन जो 25 आते हैं वही आपको देखने को मिले। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले अपने पहुँचते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, 25 क्वेश्चन इसमें इसलिए लिए गए क्योंकि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में जो है 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, जिससे कि आपको ये फील होगा कि आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मतलब कर रहे हैं डेली 25। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो इसमें ऑप्शन है वोल्ट, कूलाम, केल्विन या फिर किलोग्राम। तो देखिए, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम। और जो वोल्ट होता है ये होता है प्रतिरोध का, और जो केल्विन होता है ये होता है मतलब तापमान का, और जो किलोग्राम होता है ये होता है द्रव्यमान का मात्रक। तो चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यह है वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन है आवेश, गति, त्वरण या फिर विस्थापन। तो देखिए, जो वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय जो बराबर होता है आपका वो होता है त्वरण के, यानी कि वेग में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है त्वरण। लगने वाला जो समय होता है या लगने वाला मतलब वेग में जो परिवर्तन होता है वो त्वरण कहलाता है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो इसमें ऑप्शन है प्रकाश के विकिरण के कारण, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो देखिए, जो गहरे समुद्र में जो पानी का रंग नीला दिखाई देता है वो आपका दिखाई देता है प्रकाश के विकिरण के कारण। तो चलिए, अब इसके साथ पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य की रोशनी बहुरंगी होती है। ऑप्शन ए है ये। और ऑप्शन बी है वर्षा की बूंदों का अपवर्तनांक 1 होता है। या फिर ऑप्शन सी है वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार नहीं होता है। या फिर जो हमारा डी ऑप्शन है वो है सूर्य का प्रकाश एक वर्णी होता है। तो देखिए, बारिश की बूंदों के जो माध्यम से जो सूर्य के प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, जो इंद्रधनुष मतलब देखा जाता है वो किसके कारण होता है, उसका अर्थ क्या है। तो देखिए, उसका जो अर्थ होता है वो होता है सूर्य की रोशनी जो होती है वो बहुरंगी होती है।
जब सूर्य की रोशनी बहुरंगीय होती है तो जैसे कि वो जो बारिश की बूंदों पर जब पड़ती है तो क्या होते हैं, वो रंग आसमान में जो है फैल जाते हैं। और जो रंग आसमान में जो आसमान में फैलते हैं, तो वो आसमान में फैलने के बाद जो है उनका इंद्रधनुष बन जाता है। तो इस प्रकार इस तरह से जो है इंद्रधनुष को देखा जाता है। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर, तो इसमें क्या होने वाला है। तो इसमें जो है चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, या फिर चालकों में प्रतिध्वनि होगी, या फिर चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर दोनों चालकों के बीच बोल्टता बढ़ेगी। तो देखिए, दो चालक जब समान दिशा में धारा में, मतलब दो चालक जब समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होता है, इनमें क्या होता है कि चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी कि जब दो चालक होते हैं उन्हें समान दिशा में धारा ले जाने पर, उनमें समान दिशा में जब धारा ले जाएंगे तो वो क्या होगा कि चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा। जैसे कि इससे पहले प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने जो अगर श्रेणी क्रम आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करना है इसे प्रतिरोध वाले क्वेश्चन को, और अगर ये समानांतर क्रम में आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करना। तो पिछले जो प्रैक्टिस सेट में हमने क्या सॉल्व किया था, तो समानांतर क्रम में, और इसमें हमारा क्या है, ये श्रेणी क्रम में। तो इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो इस श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो होता है आर, उसका तो होता है 1/r, लेकिन इसका तरीका क्या होता है, आर बराबर, इसमें जो R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पर R1 क्या हो गया, ये 10 हो गया, और R2 क्या हो गया, 15 हो गया, और R3 क्या हो गया, ये हो गया 30। तो इन्हें हम तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि 10 प्लस 15 और प्लस यहाँ पर 30। तो देखिए, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 15 35 और 30 जो है 10 15 25 और 30 कितना हो गया है, टोटल हो गया 55। तो यहाँ पर 55 हो गया। 55 ओम क्या हो गया इसका यहाँ पर आंसर। तो 55 ओम कहाँ पर है, ऑप्शन सी में। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो चलिए देखिए, ये श्रेणी क्रम है, और इससे पहले जो समानांतर क्रम है वो मैं पिछले जो है प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुका हूँ। देखिए उसमें क्या होता है, उसमें होता है यहाँ पर हमने R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 किया है ना। तो हम जो समानांतर क्रम होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, 1/R करते हैं बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से क्वेश्चन है, और इनका जो है संख्या लिख के हम उनका एलसीएम ले लेते हैं और ऊपर काट पीट के आ जाता है। तो 1/R बराबर कुछ 3/6 या मतलब 3/5 इस तरह से कोई आंसर आता है, या फिर 1/5 आता है, तो वहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, R बराबर 5 हो जाता है। तो इस तरह से जो है समानांतर क्रम के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसके प्रतिरोध से रिलेटेड जो टॉपिक होता है उसके, और जो श्रेणी क्रम में इस प्रकार होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर खाली स्थान को रूपांतरित करता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है आवृत्ति, वोल्टेज, धारा, या फिर धारा एवं वोल्टेज दोनों को। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है वो धारा एवं वोल्टेज दोनों को परिवर्तित करता है, परिवर्तित या रूपांतरित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर वोल्टेज भी हो गया और धारा भी हो गया, और हमारा राइट आंसर क्या हो गया, धारा एवं वोल्टेज दोनों, यानी कि ये ट्रांसफार्मर दोनों को रूपांतरित करता है।
तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है ये हाई वोल्टेज को जो है लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कारक मतलब आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया। तो इसमें हमें बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया है। तो इसमें ऑप्शन है आइजक न्यूटन के द्वारा, या फिर थॉमस एडिसन के द्वारा, या फिर जो निकोला टेस्ला के द्वारा, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। तो देखिए प्रत्यावर्ती जो धारा है इसका जो आविष्कार किया था वो किया था निकोला टेस्ला ने। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका सी ऑप्शन। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। तो इसमें जो है ओन्कोलॉजी जो है जिस बीमारी से जुड़ा हुआ होता है उसे हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अस्थि सुशीरता, या फिर मधुमेह जिसे जो मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज, या फिर कैंसर, या फिर वृक्क संबंधी विफलता। तो देखिए ओन्कोलॉजी जो जुड़ा हुआ होता है जिस बीमारी से वो बीमारी है आपका कैंसर, यानी कि ओन्कोलॉजी ये कैंसर से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया कैंसर। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है थैलेसेमिया, एनीमिया, रतौंधी, या फिर कैंसर। तो देखिए कौन सा रोग आनुवांशिक रोग होता है ये हमें बताना है। तो देखिए जो इन ऑप्शन में जो आनुवांशिक रोग है आपका वो है थैलेसेमिया, यानी कि थैलेसीमिया जो रोग है ये आनुवांशिक रोग है। बाकी कैंसर, एनीमिया और रतौंधी ये आनुवांशिक रोग नहीं है, ये जो है बाद में होते हैं। तो चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर उसे देख लेते हैं। ये है अग्नाशयी रस में मौजूद खालिस्तान एंजाइम प्रोटीन को एमिनो जो होता है एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो इसमें इसका जो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, या फिर लाइपेज। तो देखिए अग्नाशयी जो रस होता है में मौजूद जो एक एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। और ये जो करता है एमिनो एसिड में परिवर्तित ये जो एंजाइम होता है ये होता है आपका यहाँ पर ट्रिप्सिन, यानी कि ट्रिप्सिन जो होता है ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। तो चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं जिसे स्पाइनल नर्वस कहते हैं होती हैं। तो इसमें हमें बताना है कि मानव शरीर में कितने जो है मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। यहाँ पर जो है जोड़ी में ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये जो है जोड़ी में होती हैं। तो इसमें ऑप्शन 31 जोड़ी, 30 जोड़ी, 33 जोड़ी, या फिर 32 जोड़ी। तो देखिए मानव शरीर में जो मेरु तंत्रिकाओं की जो संख्या जो होती है मेरु संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं आपका 31 जोड़ी, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर खालिस्तान बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है युग्मज, अंडाणु, गर्भ, या फिर शुक्राणु। तो देखिए नर और मादा जो युग्मक हैं ये आपस में जो मिलकर बनाते हैं ये बनाते हैं आपका युग्मज। जैसा कि क्वेश्चन में भी युग्मक का मतलब होता है एक तरह से जोड़ा। तो यहाँ पर जैसे नर और मादा युग्मक मतलब जोड़ा, यानी कि एक साथ मिलकर आपस में मिलकर जो बनाते हैं वो बनाते हैं युग्मज। और इसके बाद नेक्स्ट है निद्रालुता रोग, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस जो होती है इनमें से किसके कारण होता है। तो जो स्लीपिंग सिकनेस होती है जिसे निद्रालुता रोग कहते हैं ये जो होती है आपका
ये होती है सीसी मक्खी के द्वारा। तो ऑप्शन जो सी हमारा राइट आंसर हो गया। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इसे देख लेते हैं आप। देखिए ये है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर जिसे कहा जाता है, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अनावृत बीजी, थेलेफाइटस, या फिर ब्रायोफाइटस, या फिर टेरिडोफाइटस। तो देखिए जो पादप जगत का जो उभयचर कहा जाता है, ये कहा जाता है ब्रायोफाइटस को। जो ब्रायोफाइटस होता है, इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अब देखिए इसे उभयचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये होता तो जो है स्थल पर है, लेकिन जब निषेचन या अंडे वगैरह मतलब वो देने होते हैं, तो इसे जो है थोड़ा नमी की आवश्यकता होती है, यानी जल की आवश्यकता होती है, पानी की। तो इस तरह से तो ये जल और जो है स्थल दोनों पर पाया जाता है, मतलब कि तो इसलिए इसे उभयचर कहते हैं। जैसे कि मेंढक पानी में भी पाया जाता है और बाहर स्थल पे भी पाया जाता है, तो मेंढक को उभयचर कहा जाता है क्योंकि वो दो जगह पाया जाता है। तो इसी तरह से ये जो पादप है ब्रायोफाइट्स, इसे भी इसीलिए उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये स्थल और जो है जल दोनों में पाया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में निषेचन के बाद बीजांड खाली स्थान में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए उसमें ऑप्शन है बीज, युग्मनज, या फिर भ्रूण, या फिर फल। तो देखिए जो पादपों में निषेचन के बाद जो बीजांड परिवर्तित होता है, वो होता है आपका बीज में। तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर तने के जरिए फैलता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है ब्रायोफाइलम, गुलाब, ब्रायोफाइला, या फिर इमली। तो देखिए तने के जरिए जो फैलता है वो होता है आपका गुलाब। तो गुलाब हो गया राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, ये है ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो हमें बताना कि ग्लूकोमीटर जो है, इसके बारे में कथन दिए हुए हैं, कौन सा सही है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है यह एक चिकित्सक उपकरण है। और नेक्स्ट है यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है। और इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन, इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन है। या फिर अपना जो है लास्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, वो है इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका, वो होता है ए, यानी कि यह एक चिकित्सक उपकरण है। अब इसे हम चिकित्सक उपकरण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोमीटर जो होता है, इससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नापा जाता है, इसलिए ये एक चिकित्सक उपकरण होता है, क्योंकि इसके द्वारा रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसे नापा जाता है। इसी कारण इसका नाम ग्लूकोमीटर रखा गया है, क्योंकि ये ग्लूकोज की मात्रा को बताता है, इसलिए इसे ग्लूकोज मीटर कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है में 19 नंबर, और ये है खालिस्तान में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो इसमें ऑप्शन है ठोसो, द्रवो, गैसो, या फिर प्लाज्मा। तो देखिए विसरण का जो मतलब होता है, वो होता है एक तरह से फैलना या बिखरना, जो विसरण होता है। तो देखिए जो विसरण ठोस जो वस्तु होती है उनका जल्दी होगा, या फिर द्रव, गैस, या फिर प्लाज्मा। तो देखिए जो जितनी ठोस होगी उसका जो है उसका विसरण उतना ही कम होगा, क्योंकि ठोस को आप एक बार तोड़ोगे तो उसके बाद भी टुकड़ों में टूटने के बाद भी वो फैलेगा नहीं। अब द्रव देख लें, द्रव क्या होती है, लिक्विड चीज़ है। तो अगर हम उन्हें भी फैलाते हैं, उसका विसरण करते हैं, तो वो भी क्या करो, वो भी फैलेगा लेकिन कम जगह में फैलेगा। लेकिन गैस क्या होती है, बहुत
कम समय में काफ़ी अधिक क्षेत्र में जो फैल जाती हैं वो। तो इसलिए क्या होता है कि जो सबसे अत्यधिक तीव्रता से जो विसरण होता है वो होता है आपका गैसों का, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलते हैं। जैसे गैस लीक हो जाती तो उसकी जो गंध है वो बहुत तेज़ी से आती है, तो वो गैस के कारण ही होता है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है CO2 के 10 मोल्स का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, ये हमें बताना। तो इसमें ऑप्शन है 280, 440, 44 या फिर 220। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका यहाँ पर 440, यानी कि CO2 के 10 मोल्स का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 440। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान खालिस्तान के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। तो देखिए इसमें है O16, N14, C16 या फिर C12। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है C12। तो देखिए सभी तत्वों के सापेक्ष जो परमाणविक जो द्रव्यमान होता है वो C12 के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये 2,6 वाले तत्व की पहचान करें। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 वाला तत्व कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए उसमें ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 2,6 वाला जो तत्व होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन। तो देखिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइक्लोहेक्सेन में CC बंध और CH बंध। जो साइक्लोहेक्सेन होता है इसमें CC बंध और CH बंध होते हैं। इस प्रकार कुल खालिस्तान संयोजी बंध होते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो होता है 6,12,18। तो ये संयोजी बंध होते हैं 6,12,18। आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग खालिस्तान मतलब हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन है हरा हो जाता है या फिर परिवर्तित नहीं होता है या फिर नीला हो जाता है या फिर पीला हो जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो इसमें कोई भी तो जो पट्टी का रंग है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपरिवर्तित रहता है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। तो देखिए हमें बताना कि जो बोरेक्स का उपयोग है वो किसके निर्माण में किया जाता है। तो इसका जो देखिए ऑप्शन है वो है दावन सोडा, व्यंजक चूर्ण, लवण जल या फिर क्लोरीन। तो देखिए बोरेक्स का जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है आपका दावन सोडा में। तो देखिए दावन सोडा में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आज के हमारे 25 क्वेश्चन और हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट अगली वीडियो में जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।